अब देखते हैं आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? संख्याओं या फलनों और संख्याएं क्या हो सकती हैं? वास्तविक हो सकती हैं या काल्पनिक हो सकती हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अगर संख्या हो या फलन से हम एक आयताकार सारणी बना दें केवल संख्या या फलन से, ठीक है ना, तो उस आयताकार सारणी को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। और किसी भी आव्यूह को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? किसी भी आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किसी से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर के जो अवयव जो संख्याएं या फलन जो लिखे होते हैं वो छोटे लेटर में हो सकते हैं, वो छोटे लेटर में। और ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि A11 A12, ठीक है ना, ऐसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने A11 लिखा, उसके बाद A12 लिखा, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएं, A13 लिख दें, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दें क्या? यहाँ पे लिख दें A21 A22 A23। और इसको हम ऐसे अगर बंद कर दें तो ये हमारी क्या हो गई? एक आयताकार सारणी बन गई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है A11 A12 A13, ये आपकी क्या होती है? ये पंक्ति है, ये आपकी पंक्ति है। ऐसे सीधी लाइन ये पंक्ति है, ऐसी सीधी लाइन ये पंक्ति है। और इसको कौन सी पंक्ति कहते हैं? R1 पंक्ति कहते हैं। इस वाली पंक्ति को क्या कहते हैं? R2 पंक्ति कहते हैं। अब अगर ऐसे हम सीधा सीधा ऊपर से देखें, ऐसे ऊपर से, तो ये ऊपर से ये जो नीचे आया है ये क्या है आपका? ये C1 है। ये दोनों अवयव अगर सीधा सीधा लें तो कितना आएगा? क्या आएगा? C2 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका C3 है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, देखिए पहले रो से स्टार्ट करते हैं। तो रो में एक रो था, ये दूसरा रो था, तो यहाँ पे मैट्रिक्स के कॉर्नर पे 2 लिखेंगे क्योंकि दो रो थी, एक रो ये थी दूसरी रो ये थी। और कॉलम, ये कॉलम कहलाते हैं। सी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे 2x3 लिख दें। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये मैट्रिक्स 2x3 की है। अच्छा ये पूछ लिया जाए कि जैसे 2x3 की मैट्रिक्स है तो इसमें अवयव कितने होंगे? अवयव क्या होते हैं? जो इसके अंदर लिखे गए होते हैं। ये A11 A12 ये सभी क्या हैं? अवयव हैं। तो कितने अवयव होंगे? तो यही जो आपकी रैंक लिखी होती है, जो कोटि लिखी होती है, कोटि को क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, इसमें 6 अवयव होंगे। अगर कोटि हमको पता है तो अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? उसी कोटि को हम गुणा कर लेते हैं। ये आपका रो, ये आपका कॉलम, दोनों का मल्टीपल किया तो 3 दूनी 6 आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसमें क्या हो गए? ये आपके हो गए अवयवों की कुल संख्या उस मैट्रिक्स में। अब देखते हैं आव्यूहों के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं? आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए आव्यूह निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के आधार पे, मतलब पंक्ति कितनी है या स्तंभ कितने हैं, इस तरह हम कह सकते हैं इसके आधार पे एक होता है। और दूसरा क्या होता है? उनके अंदर जो अवयव लिखे गए हैं, अवयवों के मान के आधार पर, ठीक है ना। अब देखिए हम देखते हैं सबसे पहले पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के आधार पे। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के आधार पे क्या क्या होते हैं? पहला होता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या जो होती है, जैसे ये पंक्ति देखिए, ये पंक्ति आपकी 1 हो गई, ये आपकी पंक्ति 2 हो गई। क्षैतिज आव्यूह क्या होते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। और स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी? क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होती है? जिसमें क्या कहते हैं, पंक्तियों की संख्या क्या होती है? पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है और स्तंभों की संख्या कम होती है। देखिए यहाँ पे जो रो है 3 रो है और 2 कॉलम है, तो रो अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तीसरा क्या है? पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, ठीक है ना।
पंक्ति आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, मतलब केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो आव्यूह क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जिसे यहाँ पे देखिए 1 3 ये इधर से एक ही लाइन है, 5 2 4 ये भी एक ही लाइन है। तो यहाँ पे देखिए 1x2 की ये मैट्रिक्स है, क्योंकि कॉलम क्या है? 2 हैं, तो 1x2 मतलब ये जो पंक्ति है, जो रो है, वो क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है? पंक्ति आव्यूह। अब देखते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ये क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभों की संख्या कितनी हो? एक ही हो, तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये 2 4 लिखा है ना, ये आपका रो हो गया, ये आपका रो हो गया, लेकिन दोनों में कॉलम क्या है? एक ही है। जब कॉलम एक होता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर या स्तंभ आव्यूह, ठीक है ना। अब देखते हैं आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो, आयताकार आव्यूह कहलाता है। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मतलब ये हुआ कि किसी भी दशा में जो आपका रो है और जो आपका कॉलम है, मतलब जो आपकी ये रोज़ हैं, देखिए यहाँ पे 2 रो है, यहाँ पे 2 रो है ना, एक रो ये, दूसरी ये, कॉलम 1 2 3, मतलब 2x3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे रो कितने? 2 और कॉलम कितने? 3। अब देखिए यही नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी है आपकी आयताकार आव्यूह। लेकिन अगर ये 3x2 होता फिर भी ये क्या होता? आयताकार आव्यूह होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखा है यम इज डज नॉट इक्वल्स टू यन। यम क्या है? रोज है, और यन क्या है? कॉलम है, ठीक है ना। अगर जब ये बराबर नहीं होंगे तो वो आयताकार आव्यूह ही होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, मतलब दोनों इक्वल हो जाएं, रो भी और कॉलम भी, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह। देखिए यहाँ पे 1 2 2 रो 2 कॉलम, तो 2x2 की मैट्रिक्स बनी थी। इसमें देखिए रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं, इस वजह से ये वर्ग आव्यूह। अब देखते हैं विकर्ण अवयव क्या होता है। किसी भी वर्ग आव्यूह में जो A11 A1 A22 A33, मतलब ये जो सीधे सीधे, मतलब जिसमें रो और कॉलम एक ऐसा, लेकिन वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। केवल और केवल वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण अवयव होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वर्ग अगर बना तो यहाँ पे A11, यहाँ पे आपका रो और कॉलम दोनों इक्वल है। रो और कॉलम अगर क्या कहते हैं वो इक्वल हो, मतलब ये A11 A22 A33, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके विकर्ण अवयव हो जाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि केवल वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण अवयव होते हैं, केवल वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण होंगे। और देखिए जैसे कोई भी 2x3 या 3x2 की बनाएंगे तो उसमें हमको विकर्ण मिलेगा ही नहीं, हम विकर्ण उसको बना ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं अवयवों के मान के आधार पर। अवयवों के मान के आधार पर क्या होता है? शून्य या रिक्त आव्यूह, ठीक है ना। शून्य या रिक्त आव्यूह क्या होता है? शून्य या रिक्त आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें सारे के सारे अवयव जो क्या कहते हैं आव्यूह में लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे अवयव क्या हों? शून्य हो जाएं। कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसमें कोई गिनती या कुछ और लिखा हो, सारे के सारे शून्य होने चाहिए। वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन सारे के सारे अवयव शून्य होने चाहिए। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों, मतलब ये आपका मुख्य विकर्ण है। अब ये मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा जो बच रहे हैं सारे अवयव, ये क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह मतलब ये जो भी विकर्ण आव्यूह बताया गया था, विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों। अदिश आव्यूह क्या होता है? जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, अब देखिए सभी अवयव ये विकर्ण वाले बराबर होने चाहिए। 4 4 4, यहाँ पे 1 1 1 होता, 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 0 हो गया तो विकर्ण आव्यूह रहेगा ही नहीं, तो अदिश हो ही नहीं सकता। तो मतलब अदिश आव्यूह होने के लिए पहले उसको विकर्ण आव्यूह होना पड़ेगा,
और अगर वो विकर्ण अवयव है तो उसके बाद हम ये देखें कि विकर्ण के जो अवयव हैं वो बराबर हैं कि नहीं। अगर वो बराबर हैं तो क्या हो जाता है, अदिश अवयव हो जाता है। अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, विकर्ण अथवा अदिश अवयव जिनमें प्रत्येक विकर्ण अवयव एक हो, मतलब ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें जो विकर्ण के अवयव हैं वो केवल एक ही हों, बाकी सब तो जीरो होने हैं। वो अगर क्या कहते हैं, विकर्ण के सारे अवयव अगर एक होते हैं तो क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। अब देखते हैं त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, वह वर्ग अवयव, मतलब त्रिभुजाकार अवयव होने के लिए वर्ग अवयव होना जरूरी है, ठीक है ना, जिसके विकर्ण के नीचे के सभी अवयव या विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो तो क्या कहलाता है, वो त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है, क्योंकि वो त्रिभुज की आकृति ले लेता है फिर, ठीक है ना। त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। क्या होता है ये ऊपर त्रिभुजाकार अवयव में, ये होता है कि विकर्ण, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, विकर्ण जो है विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं, ठीक है ना, इसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव इसलिए कहते हैं कि नीचे वाले अवयव शून्य होते हैं, ऊपर वाले नहीं, ठीक है ना। अब निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, जिसमें ऊपर के मुख्य विकर्ण जीरो नहीं होना चाहिए, मुख्य विकर्ण जीरो नहीं होना चाहिए और ऊपर के सारे अवयव शून्य हों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव ऊपरी तथा निम्न त्रिभुजाकार अवयव दोनों ही हो सकता है। एक विकर्ण अवयव जो होता है वो ये सारी कंडीशन को होल्ड कर सकता है। अब देखते हैं अवयवों का योग, जोड़ कैसे करते हैं। जोड़ में कुछ गुणधर्म हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। यदि ए तथा बी दोनों समान क्रम के होने चाहिए, जो आपका मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है उसकी जो कोटि है, अगर 2x3 की है तो ये भी 2x3 की होनी चाहिए, 4x2 की है तो ये भी 4x2 की होनी चाहिए, मतलब दोनों की कोटियाँ बराबर होनी चाहिए, तब a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है, ठीक है ना। अतः अवयवों का संकलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब ये हुआ कि दोनों अगर अवयवों को हम जोड़ेंगे तो अगर a प्लस बी करेंगे जो आएगी मैट्रिक्स वही आएगी b प्लस a करने पर, ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स में आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, यदि a b तथा c समान क्रम मतलब समान कोट के होने चाहिए सभी, ठीक है ना, कि अवयव हैं, तब a प्लस बी प्लस सी जो टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। अतः अवयवों का संकलन मतलब योग साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम योज्य तत्समक का अस्तित्व क्या है। देखिए योज्य तत्समक का अस्तित्व, माना ए एक यम क्रॉस यन क्रम का अवयव है तथा ओ यम क्रॉस यन क्रम का शून्य अवयव है, मतलब जिस क्रम का ये है उसी क्रम का हम एक शून्य अवयव लें, उसी क्रम का मतलब उसी कोटि का, तो a प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए, अगर a प्लस जीरो करें जो आपकी मैट्रिक्स A है और एक जीरो मैट्रिक्स उसी ही क्रम का जब जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, A ही आना चाहिए, और जीरो प्लस A करें तो भी क्या होना चाहिए, A ही होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं, योज्य तत्समक का अस्तित्व। अब देखते हैं एक अवयव का एक अदिश द्वारा गुणन। जब किसी हम अवयव में किसी भी अदिश मतलब गिनती, जैसे 1 2 3 4 से या ABCD से, मतलब किसी अदिश राशि, अदिश का मतलब ये होता है जिसकी दिशा न हो केवल परिमाण हो, जैसे 1 5 6 ये सब क्या है, अदिश हैं। तो देखिए जैसे हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स A बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमको क्या 2A मतलब इस मैट्रिक्स A में 2 से गुणा करना है। जब 2 से हम गुणा करेंगे तो ये देखिए ये दो इस सारे जो अंदर के एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट में 2 से गुणा हो जाएगा। देखिए 2 से अगर इसमें करेंगे तो 4 आएगा, 2 से 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 से -1 में करेंगे -2 आएगा, 2 से 4 में करेंगे 8 आएगा, 2 से 3 में करेंगे 6 आएगा, 2 से -3 में करेंगे तो -6 आएगा। तो मतलब सारे के सारे अवयव से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है।
अब हम देखते हैं अवयवों का घटाना या अंतर व्यवकलन। ठीक है ना, व्यवकलन भी सिंपली होता है। अगर दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है। अच्छा, दोनों मैट्रिक्सों का क्रम बराबर होना चाहिए। अगर ये 2x2 की है तो ये भी 2x2 की ही होनी चाहिए, तभी a माइनस बी या b माइनस ए पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है, सेम है वो, अवयवों को हम घटाते हैं। जैसे दो में से एक गया, ये a11 है तो a11 से घटेगा, a12 है तो ये a12 से घटेगा, a21 है तो ये a21 से घटेगा, ये a22 है तो ये a22 से ही घटेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये भी है कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें जो आंसर आता है वो कभी जब भी आंसर आएगा वो मैट्रिक्स में ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आंसर है, जैसे 5 या 6 या यक्स या ए या बी, ऐसा आंसर कभी नहीं आता। जो भी आंसर आता है वो मैट्रिक्स में ही आता है, और चाहे यूनिट मैट्रिक्स ही हो। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है ना, केवल वो मैट्रिक्स में ही आएगा, कभी भी मैट्रिक्स से बाहर आंसर आएगा नहीं, वो चाहे जो सवाल हो मैट्रिक्स की।